प्रैक्टिकल है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो पहले अपन बात करते हैं किसके ऊपर, इनर्शिया। सो इनर्शिया की क्या डेफिनेशन है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ इट इट अपोजेस द चेंज। किसका अपोज करता है बेटा, अपने चेंज का अपोज करता है। यानी बॉडी जिस स्टेट में रहना चाहती है उसी स्टेट में रहती है। तो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर भी इनर्शिया के ऊपर बात की थी, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इस पे हम बात कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब इनर्शिया अगेंस्ट द रोटेशन। सिंपल वर्ड में अगर मैं इसको बोलूं तो इनर्शिया अगेंस्ट द मोशन। और मोशन को कर, रोटेशनल मोशन के लिए हम कौन क्या लगाते हैं बेटा, टॉर्क लगाते हैं। तो हम डेफिनेशन क्या देंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द टॉर्क, it opposes the torque tending to change it state of rest or uniform rotation about the given axis is called moment of inertia। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या दे रहे हैं अपन, यहाँ लिखते हैं द प्रॉपर्टी, क्या लिखेंगे अपन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू, by virtue of which it opposes, क्या कर रहा है बेटा, इट अपोजेस द टॉर्क। किसका अपोज करता है, टॉर्क का। इस टॉर्क का क्या काम है, तो इस टॉर्क का काम है टेंडिंग टू चेंज, टेंडिंग टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म रोटेशन, यूनिफॉर्म रोटेशन about the given axis, about the given axis, क्या बोलूंगा मैं, is called moment of inertia, moment of। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अपन आगे से इसको एम आई लिखना शुरू कर देंगे। क्या लिखना शुरू कर देंगे बेटा, इसको अपन एम आई लिखना शुरू कर देंगे, एम आई। अब पूरे चैप्टर में आगे अपन बात इसको एम आई वर्ड से ही करेंगे, एम आई ऑफ द बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट अबाउट दैट एक्सिस। यहाँ पर एक्सिस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, तो भाई ये तो बात होगी तो प्रॉपर्टी। अब इसकी कैलकुलेशन की जब आप बात करेंगे तो आप एक ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, इसमें से आप एक एक्सिस को पास कर दीजिए, और इस एक्सिस के डिफरेंट डिफरेंट, और इस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। सपोज m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया r1, और इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ये वाला एक्सिस देखिए, ये वाला पॉइंट देखिए, इसका ये हो गया, इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली हो गई। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस तरीके से ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। सो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट क्या होता है बेटा, मास इनटू डिस्टेंस। ये तो क्या हो गया मोमेंट, और इसी मोमेंट को आप एक बार और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट बिकम्स आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो मास ऑफ द पार्टिकल से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m इंटू आर क्या होगा मेरा, मोमेंट ऑफ मास, और उसी के अंदर मैंने क्या कर दिया, फिर से डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई का फार्मूला क्या बन गया मेरा, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। जितना भी उसका डिस्टेंस है, कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, हमने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया, R1 R2 नहीं करते हुए। अब अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं, भाई ये जो बॉडी है तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो फिर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर। और बेटा इसको कंबाइन करके लिखोगे, सो ये आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, एम आई आर आई स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, मास मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखो मास की यूनिट क्या होना चाहिए, केजी, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर डायमेंशन फार्मूले में जाओगे तो एम एल स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? से यस और नो? नो सर। तो बेटा ये प्रॉपर्टी है मैटर की, उसका कैलकुलेशन कुछ इस हिसाब से अपन करते हैं, जिसमें वो क्या करता है, जो भी आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हो उसी का ही क्या करता है, वो अपोज कर देता है। फिर आप टॉर्क को ज्यादा लगाएंगे तो फिर तो उसकी मजबूरी है घूमना, ठीक है। जितना उसका इनर्शिया होगा उससे ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेंगे तो वो घूमेगा। अब अपन बात करते हैं कि किन किन बातों डिपेंड करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ एम आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन बातों पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला है मास ऑफ द बॉडी, किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से देख सकते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, तो जितना ज्यादा भारी होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि मास ऑफ द बॉडी ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा ही होगा, ठीक है। सेकंड है पोजीशन ऑफ एक्सिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ एक्सिस। पोजीशन ऑफ एक्सिस का मीनिंग क्या होगा बेटे, पोजीशन ऑफ एक्सिस का मतलब है आर से, जैसे जैसे हर मास का देखो यहाँ से डिस्टेंसेस बदलती जाएंगी। अगर ये ऐसे की बजाय अगर इसको आप ऐसा हॉरिजॉन्टल कर देंगे, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो भी आर की डिस्टेंसेस बदलेंगी। तो आर क्या हो रहा है यहाँ पर, आर जो है वो चेंज हो रहा है, तो आर चेंज होने से आई भी जो है वो डिपेंडेंट हो जाता है, जैसे जैसे आर बदलेगा वैसे होगा। मतलब वर्टिकल एक्सिस है तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है। और उसके बाद है शेप, उसके बाद है शेप, शेप बोल लो या आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसा इसका शेप होगा उसके हिसाब से भी इसका आई जो है वो चेंज होता जाएगा। हर अलग शेप का, हर एक सेज का अलग अलग जो है वो एम आई होता है। देन जो मैंने बात की थी अभी, साइज की बात करें, उसका अगर साइज बड़ा छोटा है तो भी हमारे पास क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है, ठीक है। तो ये चार ऐसा पैरामीटर है जिनके ऊपर बेटा ये डिपेंड करता है। एक तो क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, दूसरा पोजीशन ऑफ द एक्सिस है, पोजीशन ऑफ द एक्सिस को ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस भी आप बोल सकते हैं। ऐसे ही शेप के ऊपर डिपेंड भी करता है कि बॉडी का शेप कैसा है, सिमेट्रिक शेप है, अनसिमेट्रिक शेप है। सिमेट्रिक शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग मिलेंगे, अनसिमेट्रिक शेप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होंगे। और साइज, किसकी बात करें, साइज, क्योंकि ये दो तीन बातें जो नीचे के दो पॉइंट है मेनली मास के डिस्ट्रीब्यूशन से डील करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और उसी से आपके शेप और साइज की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक ठीक। अभी हम इसके ऊपर आपको कुछ कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे कि कुछ पार्टिकल्स के, कुछ बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अपन बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की, ठीक है। मैं पहले सारे डेरिवेशन करूंगा उसके बाद ही न्यूमेरिकल पे आऊंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, भाई चूंकि ये भी एक टाइप का मोशन ही है, तो जब लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी की बात होती है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल वे है। आपने क्या किया, एक बॉडी ले ली और उसमें से एक एक्सिस पास कर दिया, ठीक। इस बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग है। ये भी हम बात कर चुके हैं, पहले से ही बात कर चुके हैं। और हर एक की लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी अलग अलग होना चाहिए, जो जिधर घूम रहा है उसके हिसाब से उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। सो ओमेगा से ये पूरा घूम रहा है, हमने आपको बताया था पूरी बॉडी जो है वो किससे चलती है, ओमेगा से, और हर पार्टिकल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से चलता है। सो नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, पहले पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, हाफ ऑफ m1v1 स्क्वायर, एंड वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। हमें पता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा इंटू आर के बराबर। और हमें ये भी पता है कि पूरी जो बॉडी है वो तो सेम ओमेगा से रोटेट हो रही है ना, ओमेगा थोड़ी बदल रहा है। जो बदलने वाला पैरामीटर वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है,
सेम रहती है। नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू, सिमिलरली आप लिखेंगे तो m2 ओमेगा r2 स्क्वायर। ऐसे ही आप nth पार्टिकल के लिए लिखेंगे, सो इट बिकम्स mn ओमेगा rn स्क्वायर। इस तरीके से आप n पार्टिकल्स के लिए भी लिख सकते हैं। चलिए अब अपन क्या करते हैं, टोटल इनका सम कर देते हैं। सो टोटल करने के लिए आप क्या करेंगे, ke1 प्लस ke2 प्लस ke3 प्लस 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 KEN, क्या होगा KEN। ठीक, सबको आप ऐड करते जाइए, तो देखिए जो जो कॉमन है उसको आप कॉमन ले लीजिए। सो कॉमन में ओमेगा कॉमन है आपके पास, क्या कॉमन है आपके पास, 1/2 ओमेगा कॉमन है, अदरवाइज m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 mn rn स्क्वायर। ये हो गया आपके पास, जो कॉमन था बेटा मैंने बाहर कर दिया और बाकी सबको लिख दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है ये, हाफ ऑफ ओमेगा I = 1 to I = n MI/RI स्क्वायर। और इतनी टर्म को मैं क्या बोलता हूँ, आई बोलता हूँ, कि मेरा क्या फॉर्मूला होगा, हाफ ऑफ आई ओमेगा। ये जो टर्म है, ये पूरी टर्मिनोलॉजी कहलाती है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया, हाफ ऑफ आई ओमेगा, जैसा वहां था हाफ ऑफ आई mv स्क्वायर था, यहाँ पर हो गया हाफ ऑफ आई, वेयर आई इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा, तो उसका सिस्टम भी अलग अलग यहाँ पर होगा। इज इट क्लियर, इसमें कोई डाउट, कर सकते हैं इसको। हम्म, कर सकते हैं बेटा इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी को आप एक और नाम भी दे सकते हो, रिलेशन बिटवीन एमआई ऑफ द बॉडी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसको एक और नाम भी दे सकते हो, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ से आप देखिए, जिसका आई ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका ये भी ज्यादा को मिलेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, कर सकते हैं बेटा यहाँ तक। हम्म, यस सर। चलो अब अपन बात करते हैं इसकी थ्योरम्स की। ठीक है, क्या क्या थ्योरम्स है और कैसे हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वैसे ये आपके सिलेबस से इसका डेरिवेशन वाला पार्ट भी हट गया है, तो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ, आपको करना नहीं है इसको। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, दो थ्योरम छोड़ूंगा, एक होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक होगी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पे नाम इंडिकेट कर रहा है पैरेलल एक्सिस, तो उसके लिए पहले अपन समझते हैं कि ये क्या एक्सिस है और क्या मीनिंग है इसका। तो सपोज हमारे पास क्या है बेटा, एक बॉडी है, सपोज हमारे पास क्या है, बॉडी है, और ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास हो गया। यहां से हमने एक एक्सिस को पास कर दिया, क्या कर दिया हमने, यहां से एक एक्सिस को पास कर दिया, और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमको पता है, वो क्या है, हमको नोन है। बट कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं और से पास करना हमको पड़ता है। ऐसा मशीनों के केस में होता है, मशीन्स के केस में नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, जब आपके पास स्पेस लिमिटेशन हो जाती है या और कोई रीजन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा एक्सिस को एसेंट्रिक करना पड़ता है, दूर ले जाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर पे एक एक्सिस और डाल दिया। अब हम इसके अबाउट रोटेट नहीं करते हुए इस रेड वाली लाइन के अबाउट इसको रोटेट करेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज वो कितना है, h है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, h है। और इस एक्सिस का नाम मैं CD रख देता हूँ और इस एक्सिस का नाम मैं EB कर देता हूँ। तो नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शिफ्टेड टू द पैरेलल एक्सिस CD। इसके ऊपर हमने क्या करा, इस एक्सिस को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं। तो जो सबसे कम इनर्शिया ऑफर्ड करती है बॉडी, वो करती है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप रोटेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा उसके अंदर आगे बढ़ना होता है। फिर आप पास में कोई एक्सिस ले लीजिए,
तो देखिए इसका फार्मूला क्या बन के आता है, इसका फार्मूला बन के आएगा आई सी डी। आई सी डी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू आई ए बी, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस एम एच स्क्वायर, वेयर एम इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी, वेयर एम इज कॉल्ड मास ऑफ द बॉडी एंड एच इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल एक्सिस। तो एम क्या है बेटे, ये है मास ऑफ द बॉडी। इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हमको जरूरत नहीं है उसकी, हम आपको समझा देते हैं। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में साफ लिखा हुआ नो डेरिवेशन, पहली बात तो ये भी हटा दिया उन्होंने, तो नो डेरिवेशन लिख रहा है तो हम उसको यहाँ पर इतना तो समझ लिए, वैसे तो इन्होंने इसको भी हटा दिया है। सो एच इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, टू पैरेलल एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, एंड आई ए बी इज इक्वल टू एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस passing through सेंटर ऑफ मास। कहां से पास हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारे पास बनके थ्योरम आ गई। क्लियर, इसमें कोई डाउट? अब इसमें डाउट अभी आपको आएगा, तो मैं इसको एक आध क्वेश्चन करके समझाऊंगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि पैरेलल एक्सिस पे शिफ्टिंग कैसे करते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा एक्सिस शुड बी पैरेलल। अब इधर भी रेड लाइन बना के बना सकता था मैं, अब बताता हूँ मैं आपको परपेंडिकुलर एक्सिस सर एक थ्योरम। बार ऊपर वाले का डेरिवेशन वापस से बता दीजिए। कौन सा बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी वाला? हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। नाउ दिस v कैन बी रिटर्न एज v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो हमने क्या करा, इस v को रिप्लेस कर दिया ओमेगा आर से, और ऐसा हम बार बार करते गए, हर पार्टिकल के लिए हमने अलग अलग बनाया इसको, ठीक है। और बाद में हमने क्या किया, इसको टोटल एनर्जी के लिए, क्योंकि पूरी बॉडी तो एक ही है ना, ये सब इंडिविजुअल पार्टिकल्स के हैं, और फिर हमने बना लिया उसको पूरी बॉडी के लिए, तो सबको कर दिया ऐड। एंड आफ्टर एडिंग हमको क्या मिला, हमको ये एक फार्मूला मिल गया कि भाई M1 R1 M2 R2 इस तरीके से पूरा एंड तक है, तो हमने उसको जनरलाइज फार्मूले में लिखा, और ये हमारा किसके बराबर है, आई के बराबर है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो अब अपन यहाँ पर आते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम पे। एक बात और समझिए आप, देखिए बेटा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सबसे मिनिमम किस एक्सिस के अबाउट है, वो है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और जैसे जैसे आप ये एच को बढ़ाते जाएंगे, तो देखिए एच क्या हो रहा है, इसके अंदर ऐड होता जा रहा है विद द मल्टीपल ऑफ मास, इसके मास के मल्टीपल में, और वो भी एच स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर ऐड हो गया ना। इसका मतलब जब जब आप सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो वो बढ़ता ही जाएगा, वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे आप एच को कम करते जाएंगे, मतलब सी डी वाले एक्सिस को शिफ्ट कर देंगे ए बी के ऊपर ही, तो आपका एच हो जाएगा जीरो, और एच जीरो होने की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, आई सी डी इज इक्वल टू आई ए बी, तो मिनिमम। अब ये जो सी डी है ये इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, आप इधर शिफ्ट होना, तो एच फिर भी आना शुरू हो जाएगा। यानी आप सेंटर ऑफ मास के राइट साइड में लें चाहे लेफ्ट साइड में लें, हर केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। सिर्फ सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस पे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा, ठीक है। इसीलिए अपन ने बोला था पोजीशन ऑफ एक्सिस, पोजीशन ऑफ एक्सिस बदलती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बदलता है, ठीक। क्लियर? यस सर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम को मुझे सिर्फ यहाँ पर समझाना ही है, क्योंकि यहाँ पर उसका डेरिवेशन अब मेरे पास करना नहीं है मुझे, तो मैंने ये भी समझा दिया। अब जैसे जैसे एच कम होता जाएगा हमारा काम हो जाएगा। दूसरी हम बात करते हैं, इसीलिए देखो यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ। जो जितने भी रोटेटिंग एलिमेंट है सबको क्या बनाया बेटा आपने, एक सर्कल शेप में बना दिया, और यहाँ से उसका एक्सिस जो है वो पास कर दिया। ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हर जगह से डिस्टेंस क्या होगी उसकी, बराबर बराबर होगी कि नहीं होगी, हर तरफ से डिस्टेंस क्या होगी उसकी, बराबर। तो एच का कोई मैटर ही नहीं है, एच का कोई मैटर नहीं बचा। अगर आपका एक्सिस यहाँ की बजाय यहाँ से पास हो जाता तो फिर ये गैप आ गई, हो गया ना एच, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए जितने भी रोटेटिंग एलिमेंट होते हैं उसके सेंटर से ही एक्सल को पास किया जाता है। कहाँ से पास किया जाता है, उसके
सेंटर से। आपकी गाड़ी, आपकी साइकिल के व्हील को भी देखो, आप बिल्कुल बीच में लगाए ना। बीच में लगने का मतलब ही यही है कि आपको मिनिमम इनर्शिया मिले, जिससे कि आप आसानी से साइकिल को चला पाए, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़े। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि साइकिल की जो रिंग है ऐसी बेंड होने लग जाती है। क्या हो जाती है? ऐसी बेंड होती है, तो बेंड होने की वजह से डिस्टेंसेस बदल जाती है। फिर आप इसको साइकिल वाले के पास लेके जाते हो और उसको खोल के वापस से क्या करता है वो, एक ही लाइन में लेके आता है, सीधा करता है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो कभी कभी आपको जो फीलिंग आती है ना सर्विसिंग कराने के बाद, जो हमारी साइकिल है वो बढ़िया चलने लग गई, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, उस व्हील को ही सीधा कर देता है, जिसके कारण डिस्टेंस बना है। ठीक। नाउ परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है इसको भी समझिए आप। सपोज हमने क्या ले लिया, एक बॉडी ले लिया। इस बॉडी में एक एक्सिस हो गया आई वाई वाई, और एक एक्सिस हो गया आपका आई एक्स एक्स। ठीक। आप इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमा सकते हैं, आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट बॉडी को घुमा सकते हैं। हमको चाहिए थर्ड एक्सिस के अबाउट। हमको क्या चाहिए बेटा? थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? ये दोनों तो एक ही प्लेन में, ये अलग प्लेन में हो जाएगा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो क्या बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। भाई देखो, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है ना, सेंटर ऑफ मास से वर्टिकल भी हो सकते हैं, ऐसे ओरिजेंटल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट किसको निकाल रहे हैं? आई जेड जेड। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका भी डेरिवेशन हमको नहीं करना है। इज इट क्लियर? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया। तो आई जेड जेड का मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई अबाउट जेड एक्सिस। और आई एक्स एक्स एंड वाई वाई का मीनिंग क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट आई एक्स एक्स आई वाई वाई वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर बहुत ज्यादा समझ में नहीं भी आया हो तो चिंता मत करो, अब जो मैं कराने जा रहा हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो इसके लिए भी सिस्टम में उन्होंने क्या लिखा है, नो डेरिवेशन, तो अपन वहीं से इसको लेंगे, पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो बताता हूँ। और यहीं से आपका न्यूमेरिकल वाला कार्यक्रम भी चालू होने वाला है। ठीक है। सो अब अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको? ऑफ हाँ सर। स्ट्रेट स्ट्रेट रॉड। यहाँ से अब थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें अपन पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन करके आपको बताएंगे। हमको क्या दिया हुआ बेटा? एक स्ट्रेट रॉड दी हुई है। क्या दी हुई है हमको? एक स्ट्रेट रॉड। ये बना ली हमने स्ट्रेट रॉड, और इसका जो स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी हमको दिया हुआ है। अगर आप इस रॉड को बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से घुमाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? L/2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? L/2। और जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? L। आप क्या कर रहे हैं? इस रॉड को ऐसे गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो इसका ये वाला ए बी वाला एक्सिस है, जो कि कहाँ से पास हो रहा है? मास से। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमको दिया हुआ है। इसी के बारे में बोल रहा था कि आपको बोल रखा है नो डेरिवेशन। तो किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कितना होता है? mL²/12, वेयर m इज द मास ऑफ रॉड। क्या है? वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ रॉड, एंड L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रॉड। यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद तो करना पड़ेंगे, अलग अलग शेप के लिए अलग अलग आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ये वाला रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा। आई ए बी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक। अब मैं क्या चाहता हूं वो देखो आप, और यहां से आपको क्वेश्चन बन के आएगा। मैं चाहता हूं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सी डी। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस सी डी निकालना है आपको। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी बेटा? h, और h की वैल्यू किसके बराबर है? L/2 के बराबर है।
एच की वैल्यू किसके बराबर है, L/2 के बराबर। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन बताता हूँ। पैरेलल एक्सिस कैसे लगा रहे हैं देखो आप, आई सी डी आपको निकालना है, आई ए बी आपको गिवन है, एम एच स्क्वायर। आई ए बी की वैल्यू कितनी बेटे, तो वो आपको स्टैंडर्ड रखनी है ml²/12 प्लस एम। एच की वैल्यू आप देखिए कितनी है, एच इज L/2, एच इज L/2। इसको आप सॉल्व करेंगे ml²/12 प्लस ml²/4 और एलसीएम वगैरह सब लेने के बाद आपको मिलेगा ये ml²/3। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी। तो आपको क्या होगा, स्टैंडर्ड सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जहां भी आपको लेना हो, जहां भी आपको लेना हो, कोई इशू नहीं है। देखिए मैं आपको एक एक्सिस और बताता हूँ, आप एक एक्सिस और ले लीजिए, इसको भी आधा कर दो, आप इसको भी आधा कर दो, सी डी की जगह आप लिख देते हैं अपन ई एफ। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है कितना ले लो बेटा, L/4। तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बनेगी, आई ई एफ इज इक्वल टू आई ए बी प्लस एम एच स्क्वायर। आई ए बी की वैल्यू कितनी है, ml²/12, ये तुमको याद ही करना है। m इंटू नाउ दिस h, डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये हो गई कि नहीं, रिड्यूस हो गई है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ml²/12 प्लस ml²/16, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ गया MEF। तो देखो आप समझ में आया आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। इज इट क्लियर। यस। और इसको सॉल्व करो, अब कितना आ रहा है, इसको कॉमन ले लो आप, इसमें से ml²/4 कॉमन ले लो, तो 1/3 प्लस 1/4, तो 7/12। इसको सॉल्व करो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है आपकी, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम और बढ़ता जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। देखिए आप इसको सॉल्व करके देखो, ml²/12 और ml²/16 को सॉल्व करो, कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ml²/4 कॉमन ले लो, सो 1/3 प्लस 1/4, सो ml²/4, सो ये हो गया 7/12। तो आपके पास आ गया 7ml²/48। यहाँ देखो कितना आ रहा है, ml²/3, और यहाँ किससे डिवाइड हो रहा है, 48 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी ये नंबर छोटा है, ये नंबर और बड़ा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी आपको समझ में आना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाते हैं, आगे बेटा समझ में केस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का केस क्लियर हो गया। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस पैरेलल सर। एक्सिस थ्योरम ही लगाना आना चाहिए, इसके डेरिवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना, MI ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। लेमिना का मतलब शेप ले लो आप, उसको ही लेमिना बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, एक रेक्टेंगल शेप लिया मैंने, ठीक है। इसका ये वाला जो लेंथ है वो कितना हो गया L, और ये वाला जो विड्थ है कितना हो गया B। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है बेटा, जहां पर इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। सिमेट्रिक शेप है। तो आपके पास एक एक्सिस ये वाला बन गया, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एक एक्सिस आपका ये वाला बन गया, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये हो गया एक्स एक्स, ये हो गया आपका वाई वाई। ठीक है, और इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सो आई एक्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या हो रहा है, mb²/12। जिस लेंथ को कट कर रहा है ना उसी को ही आपको कर देना है। आई वाई वाई का फार्मूला क्या लिखेंगे आप, ml²/12। मैं आज आपको जो नोट सेंड करूंगा
उसके अंदर एक फाइल भेजूंगा, उसमें बहुत सारे एक साथ लिखे हुए हैं, वो आपको निकालना। अब इसमें अपन लगाते हैं बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या लगाते हैं अपन? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो क्या है वो थ्योरम मेरी? आई जेड जेड इज इक्वल टू क्या है? आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो क्या मिल जाएगा मुझे? देखो आप, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय एम बी स्क्वायर बाय 12। मैंने आगे पीछे लिख दिया, चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ रहा है जैसे ही। सो एम बाय 12 कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस। ये पूरा एक ही प्लेन है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर दिया। ये हो गया आई जेड जेड। कर सकते हैं, कोई इश्यू इसके अंदर? एक पेपर है, उसके बीच में से आप एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। अभी लिख ही रही हो क्या तुम? नहीं सर, मैं वो कुछ देखना था। हम्म, हाँ सर, ठीक है। चलो। अब ये वाला बेटा केस समझ में आया? ये वाला, ये जो हाँ आई सर। जेड जेड बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर भी अगर चाहता तो मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ क्या? आई सी डी तो निकाल सकता हूँ। देखो कैसे। हाँ मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ मैं? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है मेरा? आई सी डी इज इक्वल टू, जो सेंटर से पास हो रहा है वो क्या है? आई वाई वाई है। वर्टिकल के पैरेलल वर्टिकल होना चाहिए ना, और ये डिस्टेंस क्या होगी? एच प्लस एम एच स्क्वायर। सो ये क्या बन गया? एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम, क्या लिखूंगा? एल बाय 2 लिखना पड़ेगा ना, ये तो हाफ है इसका। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? एल बाय 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 4। ये तो वापस वैसे ही होगा जैसा पहले बनाया था, है ना? 4 कॉमन लेके आप इसको सॉल्व करेंगे, एम एल स्क्वायर बाय 4 कॉमन लीजिए, तो ये क्या मिलेगा? 1/3 प्लस 1। सो एम एल स्क्वायर बाय 4 इंटू 4/3 कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या मिल गया बेटा मुझे? एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं चाहूं कि मैं इसके अबाउट निकालूं तो भी निकाल सकता हूँ कि नहीं? ये हो गया ई एफ। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? ये बी बाय 2 हो गया ना। सो आई ई एफ के लिए क्या लिखना पड़ेगा? आई एक्स एक्स लिखना पड़ेगा। देखना, बिल्कुल एकदम टेक्निकल बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी पर बहुत अच्छी बातें हैं, दिख रहा है? अब इसके लिए कौन सा एक्सिस आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल वाला। इसके डायमेंशन, इसका फार्मूला क्या है? एम बी स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इंटू बी स्क्वायर बाय 2। बी स्क्वायर बाय 2 यानी कि बी स्क्वायर बाय 4 कर दें, या बी बाय 2 का स्क्वायर कर दें बेटे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्या बन गया? एम बी स्क्वायर बाय 12 प्लस एम बी स्क्वायर बाय 4। सो आफ्टर सॉल्विंग आई ई एफ इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय 3। अब आया समझ में? देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी लगा सकता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी लगा सकता हूँ, सब लगा सकता हूँ। यहाँ भी मैंने क्या लगा दी? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस भी लगा सकता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस भी लगा सकता हूँ, और सॉल्व करके किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूँ। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकाल दिया मैंने। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई इज ए काइंड ऑफ पेपर। आपके पास अगर एक पेपर है तो उस पेपर के अंदर से नहीं निकाल सकते अपन इसको? एक पेपर के अंदर से निकाल दो।